श्री ललित मोहन रयाल की पुस्तक, जिसका कल लोकार्पण है, चाकरी चतुरंग, उसके लोकार्पण के बहाने में उनकी पुस्तक की समीक्षा कर रही हूँ। व्यक्ति के मनोमय जीवन में बाह्य का अनवरत साधारणीकरण होते रहने से नवप्राप्त तत्वों का, नए अनुभवों का मार्जन और उनका संचयन भी अपने आप होता रहता है। इसी प्रक्रिया में वह अपने आभ्यंतरीकृत बाह्य को उन विशेषताओं से समन्वित और संशोधित कर लेता है जो उसके स्वानुभूत जीवन में घटित हो रहा है या घटित हुआ। ऐसी स्थिति में जीवन जगत के प्रति की गई उसकी संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं स्वदेशी होती हैं। निजी विश्वास और सृजित जीवन अनुभव से नई व्याप्तियां आने लगती हैं। व्यक्तिगत के इस उदात्त स्तरीय अभिव्यक्ति से एक नए सृजनात्मक पक्ष का उद्घाटन हुआ स्वाभाविक है। चाकरी चतुरंग में वास्तविक अनुभव, विधायक कल्पना, पुनर्रचना का कौशल प्रगाढ़तम रूप में प्रस्फुटित हुआ है। रचनाकार को अनेक संघर्ष करने होते हैं। तत्व के लिए संघर्ष, अभिव्यक्ति को सूक्ष्म बनाने के लिए संघर्ष, दृष्टि के विकास के लिए संघर्ष। ललित मोहन रयाल की यह रचना तीनों संघर्षों को जीत कर पाई गई विजयश्री है। हमारे सामने रयाल कथा नहीं कह रहे हैं, वे रचना में अपने आप को खोल कर रख रहे हैं। चाकरी चतुरंग किस विधा की रचना है यह निश्चित किया जाना शेष है। न उपन्यास है, न संस्मरण, न इतिहास। कुछ स्मरण किए गए चरित्रों के माध्यम से एक वर्ग विशेष का कच्चा चिट्ठा लिख मारा है। रचनाकार दर्पण के सामने बैठकर अपने आप को सुना रहा है निरपेक्ष भाव से, शिव पुराण के शिव पार्वती के संवाद की भांति। अथ शिव उवाच, सुनने वाला समझ रहा है यह शिव की महिमा है। कबीर होते तो कहते, या पद को बूझे ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। इतिहास बोध संपन्न लोगों का ध्यान इस इतिहास परक बात पर जाता ही नहीं कि इतिहास बना कैसे, कौन नियमावली बनाने वाला था, कौन निर्माण करने वाले। समाचार पत्रों में कुछ कारगुजारियां प्रकाशित होती हैं, तब भी आंख नहीं खुलती। एक आम व्यक्ति सचिव, उपसचिव, संयुक्त सचिव, समीक्षा अधिकारी, हुकूमत के आखिरी छोर पर यानी पटवारी, कार्यालय अधीक्षक की सीढ़ियां चढ़ना ही नहीं चाहता। महादुर्ग में प्रवेश पाने की जद्दोजहद रयाल ने स्वयं लिखी है। बिल्डिंग के अंदर बिना पास से प्रवेश संभव ही नहीं था। प्रिंसिपल साहब को भांपते देर नहीं लगी कि उन्हें गुगली में फंसाया जा रहा है। वे गेट के बाहर खड़े थे, दोनों कपाट बंद थे। प्रिंसिपल साहब कातरता से गेट खोलने का आग्रह करने लगे। वे कब अनुनय विनय की सीमा से में उतर आए उन्हें पता ही नहीं चला। सृजनात्मक साहित्य को कला का ही एक रूप माना जाता है। वैचारिक सुविधा की दृष्टि से जीवन त्रिकोणात्मक होता है। त्रिकोण की एक भुजा बाह्य जगत है, दूसरी भुजा हमारा अंतःकरण और आधा रेखा है हमारी चेतना। चाकरी चतुरंग को समग्रता से पढ़ें तो समझने में कोई देर नहीं लगती, कोई दिक्कत भी नहीं होती। ललित रयाल रहस्य साधक हैं। वे अनेक रहस्यों के रहस्य जानते हैं। उनकी जिज्ञासा केवल घट भीतर के रहस्यों तक सीमित नहीं है। मिसलों के रहस्य के मार्ग से व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारनामों का रहस्य भी ज्ञात कर लेते हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। दफ्तर में हा ठीठी चलती। यारबाज यारों के यार तो थे ही। उन्हें झोंक में करामाती फकीर दस्तगीर भी कब बन जाते पता ही नहीं था। चेयरमैन और उनके चेले चेटियों से खुसर पुसर करते। क्या मजाल की कभी गोपनीय बातों के बीच उनकी कलम रुकी हो, दस्तखत पे दस्तखत करते चले जाते थे। हालांकि सारा का सारा काम व्यय मद में ही करते थे, लेकिन आय मत को टोहे बिना कभी घर नहीं लौटते थे। रयाल प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तथा कथित गुणगान के मार्ग से गुजरते हुए अति आवश्यक सेवा करने वाले कर्मचारियों के पास रुक जाते हैं। रचना को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि रयाल अधिकारी वर्ग पर कुछ और भी लिखना चाह रहे थे, पर रुक से गए। जब मासाब, आप्त सामंत, सेवादार पटवारी, टेक्नोक्रेट, फाइल में गड्ढे खोदने वाले आप्त सचिव, महासामंत, इंजीनियर सिंह साहब, इच्छाधारी मुन्ना जी, लोक सेवक दुबे जी, आत्मचरित नुमा शिकायत लिखने वाला डॉक्टर, अंग्रेजी से भयभीत दक्षिण पर में चुनाव अधिकारी,
बिजली महकमे के बहादुर जोशीले लाइनमैन अपने अपने चरित्र को इतना विस्तार पा गए, कहीं सहानुभूति अर्जित कर गए, कहीं हास्य प्राप्त कर रहे हैं, कहीं जुगुप्सा भी। तब अधिकारी वर्ग पर रयाल की इतनी कृपा दृष्टि क्यों? देश विदेश के अधिकांश आचार्य इस बात पर एक मत हैं कि साहित्य का मूल्य उसके आस्वाद योग्यता है। इसी आस्वाद योग्यता को किसी ने आनंद, किसी ने रमणीयता, किसी ने सुखाभिमान, किसी ने तद आह्लादकारिता, किसी ने मनहतोष, किसी ने चित्तवृत्तियों का समंजन कहा है। मेरी यह भ्रांत धारणा है कि रस शब्द अपनी दुर्गी समृद्ध परंपरा के कारण इस समस्त अर्थों को एक साथ वहन करने में सर्वथा समर्थ है। रस भाषा पर आरूढ़ होकर हम तक पहुंचता है, जैसे गणेश मूसक पर। चाकरी चतुरंग में भी रयाल का भाव भाषा पर आरूढ़ होकर हम तक पहुंचा है। इस रचना में जिस नाट्यात्मक देश काल के भाव चित्रों का वर्णन हुआ है, उसके मध्य रचयिता का जन का गान करते हुए जितना महत्व और बेचैन हुआ है, अंदर द्वंद की उसकी मुद्रा जितनी नुकीली भाषा है, उतनी ही सशक्त होकर चित्रांकन करने में सफल हुई है। कतिपय प्रतिष्ठित महानुभावों की भाषा का वस्त्र पहना देना जोखिम भरा हो सकता है, परंतु रचना धर्मिता की दृष्टि से स्तुत्य भी। विसंगतियों को शिल्प में गढ़ना एक मंझा हुआ रचनाकार ही कर सकता है। तत्वदर्शी विन्यास से नाटकीय कथ्य, पुरोहिताई से पूर्ण भाषा की वक्रता और वर्णन में योद्धा से चपलता रयाल की भाषा के विशिष्ट गुण हैं। मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था खा पंचायतों के कार्य, कर्मचारियों की इच्छा पूर्ति के कर्तव्यों का रचना में खूब वर्णन हुआ है। हाथ धोकर माध्यम की शुद्धता और पर्याप्तता का प्रश्न रचना के प्रसंग केंद्रीय महत्व का प्रश्न है। रचना के इस भाषाई माध्यम से अनवरत परिशोधन और संस्कारित होना आवश्यक है। रयाल की रचना यात्रा का उदाहरण लूं तो खड़ग माफी की स्मृतियों से आज तक की भाषाई यात्रा चाकरी चतुरंग में अचंभित कर रूप से उत्कर्ष पर पहुंची है। विष्णुगुप्ता के रूप में छद्म रयाल सारी कथा कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। शब्द के प्रयोग के प्रति विशेष सतर्कता तो भारतीय प्रतिभा का प्राचीनतम संस्कार रहा है। भाषा के प्रयोग में रयाल का आत्मविश्वास, अनिवार्य अलंकरण, रूढ़िगत प्रवृत्तियां के भीतर से अपनी सृजनात्मकता की अग्नि को प्रज्वलित रखना इस रचना को अतिरिक्त विशेषता देता है। इस दृष्टि से देखें तो रयाल भाषा प्रयोग के चमत्कारी रचनाकार हैं। प्रातिभ शक्ति से संपन्न रचना को लक्षित करते हुए आचार्यों ने जितने भी लक्षण दिए हैं वे दो रूपा हैं, विशिष्ट शब्दात्मक, विशिष्ट अर्थात्मक। शब्द की महत्ता वैदिक मंत्रों, अपेक्षित सौंदर्य एवं विशिष्ट अर्थ को उभारने के लिए होती है। रयाल की यह रचना इस कोटि की है। मम्मट के अनुसरण करते हुए कह सकती हूँ, तद 200 शब्दार्थो सगुण वर्ण अलंकृति पुनः क्वापि। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली भाषाओं का प्रयोग उन्होंने धड़ल्ले से किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने विषय में पाठक को कुछ भी सोचने की कोई गुंजाइश नहीं देना चाहते। धन्यवाद।